वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आसिम हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं कि मैं नम्स का जो पेपर हुआ है 2024 वाला, उसका जो बायोलॉजी पोर्शन है उसकी की बना के जो है वो अपलोड करूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पेपर मैं ढूंढ रहा था, एक पेपर मुझे मिल गया है, बट इस पेपर का जो पहला पेज है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आप मेरी माजरत एडवांस में कबूल करें। और मैं आई मस्ट से मैंने ये पेपर पढ़ा है और इट इज़ अमंग द बेस्ट एमडीकेट एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर जो मैंने देखे हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल उसको पढ़ा होगा ना उसके लिए ये सवाल बिल्कुल आसान है। तो आइए तो सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर वन, विच फंक्शन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, यानी इनमें से कौन सा फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं ना वो परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन दे बेटा। ए, रिकग्निशन ऑफ सेल्स हैविंग नॉन सेल्फ सरफेस मार्किंग्स, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये लिपिड से काम है। दूसरा, मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी मेम्ब्रेन करते हैं। तीसरा, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करना एंजाइम से काम है, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, तो ये लिपिड से काम नहीं है। मगर फिर भी जब भी एमसीक्यू पढ़ते हैं ना, तो जब तक सारे एमसीक्यू ना पढ़ लिया करें सारे ऑप्शन, तब तक एमसीक्यू अटेम्प्ट ना किया करें। डी आंसर, बाइंडिंग लीजेंड्स फॉर इंट्रा सेल्यूलर रिस्पॉन्स, तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। राइट। क्वेश्चन नंबर टू, फॉलो द रूट ऑफ पेप्सिनोजेन सिक्रेटेड बाय जाइमोजिन सेल्स, ठीक है। इनमें से आपने बताना है कौन सा रूट है जो पेप्सिनोजेन जो सिक्रेट होता है ना वो जाइमोजिन को सिक्रेट करते हैं। ए, एस सी आर, आर ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सेक्रेटरी वेसिकल। बी, एस सी आर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सेक्रेटरी वेसिकल। सी, आर ई आर, एस सी आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सेक्रेटरी वेसिकल। डी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आर ई आर, एस सी आर और सेक्रेटरी वेसिकल। आप याद कर लें, इसमें जो ऑप्शन ए है ना वो ऑप्शन करेक्ट है। जब भी कोई प्रोटीन बनती है ना तो वो ऑप्शन ए वाला रूट फॉलो करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर थ्री, less reactivity of sucrose is due to its A, high solubility in water, B, polar nature, C, unavailability of a functional group, D, alpha 1,2 glycosidic linkage। याद कर लें, जैसे जैसे मोनोसेक्राइड मिलते जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बनते जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है और ये बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थ्री का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, सुक्रोज इज यूज एज अ ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज बिकॉज, यानी आपको पता है ना प्लांट जब फ्लोइंग से ट्रांसलोकेशन करते हैं तो वो जनरेट तो ग्लूकोज करते हैं बट ट्रांसपोर्ट वो जो है सुक्रोज कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? ए, इट इज अ डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल। बी, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सी, इट इज soluble in water. D, it does not change the osmotic potential of water। तो याद कर लें इसका जो आंसर है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, डी इसका ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा पेपर है, मुझे बड़ा पसंद आया पेपर ये। फाइव, कोरोना वायरस इज एनवेलप्ड वायरस, हैंड सैनिटाइजर्स एंड सरफेस क्लीनर्स were recommended to avoid the COVID epidemic. Which property of the coronavirus made these products effective? पहली बात ये है कि कोविड एपिडेमिक नहीं था, पेंडेमिक था, तो ये गलती हुई है इधर। दूसरी बात ये है कि इसमें जब आप ऑप्शन देखते हैं ना, ए, पीएच सेंसिटिविटी, बी, हीट सेंसिटिविटी, सी, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम, वो जो एसएसआरएनए जीनोम लिखा हुआ है, और डी, हाइपोटोनिसिटी। देखो याद कर लो, जो हैंड सैनिटाइजर होते हैं ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। और ये इफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये उनकी आउटर कवरिंग को तोड़ देते हैं। बैक्टीरिया होगा तो सेल वॉल को तोड़ देंगे और अगर वायरस होगा तो कैप्सिड को तोड़ेंगे। अब क्योंकि कैप्सिड का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो जब कैप्सिड टूट जाती है ना तो वायरस के जो जीनोम होता है वो बिल्कुल ससेप्टेबल हो जाता है, वो डैमेज होने जैसा हो जाता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा। अगर एनवेलप होता, एनवेलप कह रहा हूँ सॉरी, अगर इसमें कैप्सिड का ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली कैप्सिड के साथ जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रोटीन विद टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर हेल्पफुल इन, यानी जो प्रोटीन होती हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाती हैं वो इनमें से कौन सा काम करने में मदद देती हैं? ए, कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन्स। बी, मेंटेनिंग द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन। सी, मेकिंग द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डी, हेल्पिंग इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो जो ए है ना, ये तो प्रोटीन का काम ही नहीं है, ये काम है जनाब अली आपके न्यूक्लिक एसिड का। वो साइक्लिक एएमपी आपने पढ़ा है ना, मोनोन्यूक्लियोइड है। एपिथेलियल लाइनिंग भी इनका काम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन डी जो होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन प्रोटीन्स को लेके सही लग रहा है ना वो ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि यही प्रोटीन्स का काम है
मसल कॉन्ट्रेक्शन में प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, तो मैं इसमें डी के साथ जाऊंगा। 7. Rebounding is the process of straightening the curly hair. Which bond is targeted by oxidizing agent used during this process? याद कर लें, जो कर्ली हेयर होते हैं ना, उनमें जो प्रोटीन होती हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो कर रही होती है प्रोटीन का। अब जब भी आपने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है ना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हीलिक्स बनते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग की वजह से। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आप तोड़ेंगे और वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, देखो पेप्टाइड बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो डाइसल्फाइड ब्रिज बेटा इसका आंसर होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं। आयंस ऑफ हैवी मेटल आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू। जो आयंस होते हैं ना हैवी मेटल के, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। किस लिए नुकसानदेह होते हैं? ए, वो क्लीव कर देते हैं, तोड़ देते हैं न्यूक्लिक एसिड को। बी, इंटरफेयर करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म को। सी, ब्रेक करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। या डी, डिस्टेबलाइज करते हैं प्रोटीन को। तो जब आप हैवी मेटल्स को पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे हैवी मेटल्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डिस्टेबलाइज करके डीनेचर कर देते हैं। तो ये पंगा करते हैं। तो इसमें जो आंसर सही होगा 8 में, वो आंसर डी से होगा। अच्छा, अब आपको जो क्वेश्चन नजर आएंगे ना, बड़े साफ नजर आएंगे। पहला वाला पेज मुझे खराब मिला अनफॉर्चुनेटली, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 जब आप देखते हैं तो ये डायग्राम इन्होंने दी हुई है और ये क्लासिकल डायग्राम है। जब आप देखते हैं इंटरनेट पे जाएंगे और फोटोसिंथेसिस का डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो ये डायग्राम ना आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। आप देखें, इसमें इन्होंने फोटोसिंथेसिस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए और सी वाले एरो है वो लाइट रिएक्शन वाले हैं और बी और डी वाले जो है वो डार्क रिएक्शन वाले हैं। अब जो ए है ना, इस ए में वाटर अंदर एंटर हो रहा है। वाटर अंदर एंटर हो गई, जो सी है यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। अब ये जो इसमें आपके पास बी आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो रही है और डी इसमें ग्लूकोज निकल रहा है। तो अब देखो, ए वाटर है, सी ऑक्सीजन है। देखो कहाँ मैच हो रहा है, बी कार्बन डाइऑक्साइड है और डी ग्लूकोज है। तो अब इसमें जब हम देखते हैं तो जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, देखें वो ऑप्शन सी में वो पूरा हो रहा है। तो इस डायग्राम का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, which mechanism would be compromised in the absence of cytochrome complex during light reaction of photosynthesis? बेटा याद कर लो, ये भी आप जो है ना लाइट रिएक्शन का डायग्राम देख सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपकी किताब में ही बना हुआ है। तो जब आप देखते हैं ना, तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, ये तो पता नहीं क्या लिख दिया उन्होंने। बी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं उसका साइटोक्रोम से ताल्लुक नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका फोटोस्टम 2 से ताल्लुक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अगेंस्ट थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, हाँ ये जो ऑप्शन ना, ये ऑप्शन सही है। तो आप जब देखोगे तो आप देखोगे उस डायग्राम के अंदर कि जहाँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होगा ना, वहां से थाइलाकोइड मेम्ब्रेन प्रोटॉन्स को अंदर की तरफ फेंक रही होगी। तो डी इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा। डायग्राम मैच करो, आपको समझ में आ जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस आइसोमराइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है तो किस चीज के बनने में आइसोमराइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखो याद करो, ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन जल्दी ध्यान में लेके आओ। दो जगह पे वहां पे आइसोमराइजेशन हो रही थी। एक जगह वो थी जहां पे आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे थे, और दूसरी जगह वो होती है बेटा जहां पर ग्लाइसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं ना। तो उन ऑप्शन से आप मैच कर लो। तो जब वो दोनों की हम बात करते हैं ना, तो देखें ए है डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। बी है ग्लाइसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सी है फॉस्फोइनल पायरुवेट एंड पायरुवेट। और डी है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। तो ज्यादा जो बेटर मुझे ऑप्शन में लग रहा है ना, वो मुझे बी लग रहा है। डी भी पता नहीं क्यों क्लिक हो रहा है, बल्कि बी मैं बी के साथ जाऊंगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जो पीपी इन्होंने लिखा है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन सी फॉर प्लांट इनेबल देम टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन ड्यू टू। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन कब होती है, जब रिबिस्को जो बेसिकली कार्बोक्सिलेज है वो ऑक्सीजनेस का काम शुरू कर देता है। अब चूंकि यहाँ पर पीपी कार्बोक्सिलेज सिर्फ कार्बोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ बचत होती है। तो देखो अब ऑप्शन देख लो, ए प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन हाई कंसंट्रेशन, बी एब्सेंस ऑफ रिबिस्को, सी पीईपी कार्बोक्सिलेज बीइंग स्ट्रिक्टली कार्बोक्सिलेज, और डी हाई यील्ड ऑफ एंजाइम। तो अब तुम समझ रहे हो इस बात में कि जो इसमें पीईपी कार्बोक्सिलेज बीइंग स्ट्रिक्टली कार्बोक्सिलेज है, ये इसका आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल। जब आपके पास ग्लूकोज नहीं होता तो आप फैट और प्रोटीन को बर्न करके एनर्जी जनरेट करते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ कॉमन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड थ्रू देयर कैटाबॉलिज्म। तो याद कर लो, जब भी आप एनर्जी जनरेट करते हो ना, प्रोटीन हो, फैट्स हो या कार्बोहाइड्रेट हो, एनर्जी आपने क्रैब साइकिल से ही जनरेट करनी है। और क्रैब साइकिल के लिए आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए की जरूरत है।
तो चूंकि फॉर्चुनेटली ये रिडल को है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया? ऑलराइट, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। अब देखो ये रिकॉल क्वेश्चन है। आपने एक फैक्ट पढ़ा, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि स्मॉल पॉक्स इज ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम वायरस। आपने उसको रिकॉल किया, स्मॉल पॉक्स को क्लिक किया और आपका जवाब सही हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन 15, एन एंजाइम इज केपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन अ वाइड रेंज ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट। देखो वाइड रेंज पे काम कर रहा है, कीलॉग मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है, इंड्यूस्ड रेट मॉडल को फॉलो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम, इनमें से कौन सी इस एंजाइम की प्रॉपर्टी होगी? ए, इनफ्लेक्सिबल एक्टिव साइट, नहीं इनफ्लेक्सिबल एक्टिव साइट होती तो ये एक ही सबस्ट्रेट के साथ काम करता। बी, रेगुलेटरी एंजाइम, नहीं रेगुलेटरी भी होता तो एक ही प्रोसेस को रेगुलेट करता ना। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, अच्छा डी है हाईली स्पेसिफिक एंजाइम, तो सी नॉन रेगुलेटरी एंजाइम इसका नाम होगा, क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक भी नहीं होगा, हाईली स्पेसिफिक होता तो एक ही के साथ काम करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्सेप्ट। ऑप्शन है जनाब ए, हाई पैथोजेनेसिटी, हाँ पैथोजेनेसिटी ज्यादा होगी तो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के चांस ज्यादा होंगे। विद स्टैंड डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन बर्दाश्त कर सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सी, स्ट्रेट एडिशन टू इंटरनल सरफेसेस, अगर अच्छी तरह एडेयर हो जाएगा, डिटैच नहीं होगा वहां से तो फिर सर्वाइव करेगा। इजी रिकग्निशन बाय होस्ट, नहीं अब देखो होस्ट अगर उसको आराम से पहचान लेगा तो फिर तो पहचान के पकड़ा जाएगा ना, तो वो सर्वाइवल कैसे करेगा? तो 16 का डी आंसर होगा बेटा। 17, probiotics in infant formula milk are the normal bacterial flora to humans, ठीक है। They keep babies healthy by doing all of the following action except, ठीक हो गया। A, produce important vitamins, अच्छा। B, kill pathogenic bacteria। C, prevent colonization of pathogens। D, enhance immunity। अब देखो मैं B, C और D है ना मिलते जुलते ऑप्शन। अब ये ऑप्शन जो आप देख रहे हो ना, ये ऑप्शन इसमें जो B, C और D ऑप्शन है ना, ये एक जैसा ऑप्शन है, यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारेंगे, कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन को प्रिवेंट करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें एक ही चीज का कॉन्सिक्वेंस है। तो एक काम होगा तो तीनों काम होंगे, यानी जैसे ही ये वहां पर जाके खुद बैठेंगे, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को एक तो कॉलोनाइज नहीं करने देंगे, दूसरा उनको मारेंगे, तीसरा जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारेंगे तो इम्यूनिटी को एनहांस करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट वाइटामिन है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है जनाब, एक्टिवेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नीड अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। अब देखो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल तो जिनको एक्टिवेशन की जरूरत हो ना, तो अब आप ऑप्शन देखो, ए पेप्सिनोजन, बी ट्रिप्सिनोजन, सी इरिप्सिन, डी काइमोट्रिप्सिनोजन। अच्छा पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि ये एक अच्छा एमसीक्यू नहीं है। क्यों अच्छा एमसीक्यू क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्लियर आपको हिंट मिल रही है। तीन एंजाइम के नाम देखो एक जैसे हैं, उनकी तीनों के आखिर में जिन लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है इनएक्टिव। मगर एक एंजाइम ऐसा है जिसके आखिर में जिन नहीं लगा हुआ, वो है इरिप्सिन। तो इरिप्सिन ही इसका आंसर है, क्योंकि वो एक्टिव एंजाइम है, उसको मजीद एक्टिवेशन की या रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19, weakened papillary muscles of right ventricle would result in constant backflow of blood into। अब तुम याद करो कि पेपिलरी मसल क्या करते हैं। पेपिलरी मसल जनाब अली वो मसल होते हैं जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व को एट्रियम में प्रोलैप्स नहीं होने देते, मतलब उसको एट्रियम में खुलने नहीं देते। नतीजा क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट हो गए राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड से एओर्टा में चला जाता है, एट्रियम नहीं जाता वापस। तो अगर ये वीक हो जाएंगे ना तो ब्लड एट्रियम में जाने लगेगा, तो राइट वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल वीक करेंगे तो राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा। तो ए राइट एट्रियम इसका करेक्ट आंसर है। बी, अ पर्सन, ओके क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पर्सन विद रिमूव्ड गॉल ब्लैडर एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन फैट डाइजेशन ड्यू टू। एक बंदा है उससे गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, पित्ता निकल गया किसी भी वजह से, अब उसको जो फैट डाइजेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें पता है ना बाइल एमल्सिफिकेशन करती है फैट की और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। गॉल ब्लैडर उसको कंसंट्रेटेड करके रखता है, अपने पास जमा करके रखता है, और जब खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है तो उसको रिलीज कर देता है। तो ए एब्सेंट ऑफ बाइल, तो देखो बाइल एब्सेंट तो नहीं होगी ना, अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ बाइल, अच्छा रिड्यूस्ड अल्किलिनिटी ऑफ बाइल, एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट। तो देखो इसमें मैं जो जाऊंगा ना, मैं इसमें अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ बाइल के साथ जाऊंगा, क्योंकि बाइल रिलीज हो रही है, अब वो लिवर से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जा रही है, तो जिस वक्त जरूरत है उस वक्त भी जा रही है, जिस वक्त जरूरत नहीं है उस वक्त भी जा रही है, दूसरा कंसंट्रेटेड भी नहीं हो रही ना। तो मेरे ख्याल में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्वेश्चन 21, एंजाइम कैटालेज प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम। अब देखो कैटालेज याद है तुम्हें, कहाँ पे तुमने पढ़ा था? पारऑक्सीजोम में। पारऑक्सीजोम का काम क्या था याद करो, पारऑक्सीजोम का काम था जनाब अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना। तो अब देखो कि प्लांट सेल किसे प्रोटेक्ट करेंगे, ए डिहाइड्रेशन से, बी फोटो रेस्पिरेशन से, सी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक मेटाबॉलिज्म से,
डी प्रोटीन लॉस से। हाँ भाई, तो इसमें देखो सी अल्कोहल मेटाबॉलिज्म वाला आंसर है, यही इसका जवाब होगा। क्वेश्चन 22 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू वेन्स? इनमें से कौन वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ए देखो, वेल्व में दो, वॉल थिकनेस है 3 डायमीटर है, तो वो पता है वेन में वेल्व होते हैं, वॉल थिकनेस उसकी कम होती है। तो देखो सी जो ऑप्शन है, तो वेन में भाई वेल्व होते हैं और उसकी थिकनेस कम होती है, तो अब देखो ऑप्शन सी देखो, वेल्व प्रेजेंट वॉल थिनर, तो इसका आंसर ना सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा देखो, इससे पहले भी जो टेबल थी उसमें आंसर सी करेक्ट आंसर था, तो ये भी एक आयरनी है, तफाक की बात है, ऐसा हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? यानी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा तो उसमें से क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? ए ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, बी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, सी ब्लड कंपोजिशन, डी डिफेंस मैकेनिज्म। देखो लिम्फेटिक सिस्टम से डिफेंस मैकेनिज्म तो मुतासर होगा, क्योंकि लिम्फ नोड तो बताए लिम्फोसाइट बनाती हैं, तो सी तो होगा। सी ब्लड कंपोजिशन में देखो, ब्लड कंपोजिशन में कॉम्प्रोमाइज फर्क कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना, ब्लड ही फिल्टर होके लिम्फ बनता है, तो ब्लड की कंपोजिशन में कोई फर्क आएगा। ब्लड प्रेशर में भी फर्क पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मुझे लगता है 20 का आंसर सही है, क्योंकि लिम्फेटिक का देखो रेड ब्लड सेल तो कोई ताल्लुक नहीं है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है ना, वो रेड ब्लड सेल की वजह से। मुझे इसका आंसर बी लग रहा है। ओके, क्वेश्चन 24, द प्रेजेंस ऑफ विच मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड? यानी जब हम ब्लड को और टिश्यू फ्लूइड को देखते हैं तो उनको अलग करने वाली चीज कौन सी है? ऑप्शन ए है जनाब, लार्ज प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो लार्ज प्रोटीन ना टिश्यू फ्लूइड में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो होते हैं, ग्लूकोज एंड रेड ब्लड सेल। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ना रेड ब्लड सेल नहीं होते, ग्लूकोज तो होता है। सी एंटीबॉडीज एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों इंटरस्टिशियल टिश्यू में भी होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी होते हैं, ब्लड में भी होते हैं। आरबीसी एंड लार्ज प्रोटीन, अब देखो लार्ज प्रोटीन ब्लड में होती है, आरबीसी ब्लड में होते हैं, मगर ये दोनों इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं होते। तो 24 का आंसर, 24 का आंसर मुझे डी लग रहा है। ऑलराइट, 25, प्लांट ग्रोइंग इन सेलाइन सॉइल, यानी प्लांट है वो ऐसी मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं इनमें नमक ज्यादा है। सेलाइन सॉइल से मुराद जहाँ नमक ज्यादा होगा। फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू, उनको डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्यों? ए वाटर पोटेंशियल सॉइल का ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट से नहीं, सॉइल में नमक ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल कैसे ज्यादा हो? बी सॉल्यूट पोटेंशियल सॉइल का कम है रूट के मुकाबले में, नहीं कम भी नहीं है। वाटर पोटेंशियल रूट का ज्यादा है सॉइल के वाटर पोटेंशियल मुकाबले में, हाँ, क्योंकि मिट्टी में पानी की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑप्शन सी इसमें बेटर ऑप्शन है। डी वाटर पोटेंशियल रूट का बराबर है, नहीं बराबर तो हो नहीं सकता ना बेटा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 26, ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक, देखो फिर इन्होंने एपिडेमिक लिख दिया इसको। ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक द प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड पेशेंट वाज इंजेक्टेड इन द कोविड पेशेंट। अच्छा ठीक है, दिस प्रूव्ड इफेक्ट क्वाइट इफेक्टिव, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा डू यू थिंक वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस? अब ये अगर आपने मेरे इम्यूनिटी वाला लेक्चर देखा हो ना, तो ये प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है। तो अगर आपने इम्यूनिटी वाला लेक्चर नहीं देखा ना अब तक, तो भाई जाओ जाके उसको देखो, एक एंटी टेस्ट होने वाला है। तो अब देखो प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी ली जाती हैं, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्लाज्मिनोजन, बी इंटरफेरॉन, सी एंटीबॉडी, डी इंटरल्यूकिन 1। तो सी एंटीबॉडी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द वन विच इज एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये भी तुमने अगर मेरा इम्यूनिटी वाला लेक्चर देखा हो तो 1 मिनट में तुम पिक कर लोगे कि वैक्सीन इज द ओनली एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब वैक्सीन ढूंढ लो, उसमें कहा है फीटस रिसीविंग एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, नहीं ये तो पैसिव इम्यूनिटी हो गई। मदर रिसीविंग एंटीबॉडीज, ये भी पैसिव इम्यूनिटी हो गई। बेबी रिसीविंग एमएमआर शॉट, अच्छा अब देखो इसमें ये जो उन्होंने गलती की है ना, वो एमएमआर की इनको फुल फॉर्म लिखनी चाहिए थी, मीजल मम्स एंड रूबेला, और ये एक वैक्सीन है एमएमआर शॉट। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन, तो प्रीवियस इन्फेक्शन जो हुआ तो वो तो नेचुरल इन्फेक्शन था, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हुई ना, तो सी बेटा एमएमआर इसका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टी सेल आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल? अब देखो बी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल ये दोनों आपके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की सेल है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जब भी आपको एक्टिवेट करना होता है ना, आपको हेल्पर टी सेल की जरूरत होती है, और मजे की बात देखो इसमें ऑप्शन ए ही हेल्पर टी सेल का है। ऑलराइट, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल बी, सप्रेसर टी सेल सी, मेमोरी टी सेल डी, ए इसका आंसर होगा 28 का। 29, व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स? यानी एक साइनेप्स पे न्यूरोट्रांसमिशन हो गई है, नर्व इम्पल्स चली गई है, अब न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे क्या करेगा? तो जब भी साइनेप्स पे न्यूरोट्रांसमीटर संभाल हो जाता है ना,
तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अब ऑप्शन चेक कर लो। ए, इट इज टेकन इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, नहीं। रिमेन बाउंड टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, नहीं। रिमेन स्ट्रे इन सिनेप्टिक लेयर, वो भटकते रहते हैं सिनेप्टिक लेयर में, नहीं। डी, ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम, तो अभी हमने बात की उनको तोड़ दिया जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, which immediate change is brought about in the post-synaptic membrane on binding with the excitatory neurotransmitter? अब ये भी अगर तुमने मेरी नर्व इम्पल्स वाला वन शॉट देखा हो तो तुम बड़े मजे से उसका जवाब दे दोगे कि जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से तो वो उसके सोडियम चैनल्स को ओपन करके उसको डीपोलराइज कर देता है। तो अब ऑप्शन को वर्कअप कर लो। ए, कैल्शियम गेट ओपन, कैल्शियम का कोई ताल्लुक नहीं है। बी, सोडियम गेट ओपन, जी सोडियम गेट ओपन होते हैं। सी, सोडियम गेट क्लोज, नहीं जी सोडियम गेट क्लोज नहीं होते। डी, सोडियम पोटेशियम पंप सीज टू वर्क, सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप हो जाता है, काम नहीं करता, तो ये भी गलत है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हाइपरपोलराइजेशन वुड नॉट अकर इफ, यानी जब नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है तो क्या होगा, तो हाइपरपोलराइजेशन नहीं होगी। ए, सोडियम गेट डिडंट क्लोज इन टाइम, नहीं सोडियम गेट का तो हाइपरपोलराइजेशन ताल्लुक नहीं है ना, वो पोटेशियम चैनल से ताल्लुक है, तो ए तो आंसर नहीं होगा। बी, पोटेशियम गेट्स वर नॉट सो लाउडी, यानी पोटेशियम गेट अगर आहिस्ता आहिस्ता बंद ना होते तो क्या ऐसा होता है, ये इसका करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे। सी, सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप वर्किंग, नहीं ये गलत हो जाएगा। डी, कैल्शियम गेट ओपन इंस्टेंटली, कैल्शियम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, तो बेटा बी, पोटेशियम गेट वर नॉट सो लाउडी इसका आंसर होगा, राइट। उसके बाद जनाब अली हम बात करते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आपको पता है ना, जहाँ पे न्यूरॉन फिजिकली एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे होते हैं और उन दोनों का कोई न्यूरोट्रांसमीटर बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आंसर देख लेते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए, प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं न्यूरोट्रांसमीटर तो वहां नहीं होगा ना, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, हाँ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगी, ये सही लग रहा है मुझे। सी, सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट, नहीं सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट का कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। और एब्सेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, अब देखो इसमें ना मुझे दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, मुझे बी भी सही लग रहा है और डी भी सही लग रहा है, अब आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑप्शन गिवन बिलो कैरेक्टराइज रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड आपको पता है जब न्यूरॉन हाइपरपोलराइज होता है तो आप उसको दोबारा स्टिमुलेट नहीं कर सकते, उसको आप रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। ए, रिवर्सल ऑफ चार्जेस अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन, तो देखो चार्जेस रिवर्स नहीं होते, चार्जेस रीस्टोर हो जाते हैं ना, रीपोलराइजेशन होने के बाद हाइपरपोलराइजेशन होती है, तो जो चार्जेस होते हैं ना वो रीस्टोर हो जाते हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये ए ऑप्शन गलत है। बी, चेंजेस इन द टाइप ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये सही है, क्योंकि जब हाइपरपोलराइजेशन होती है ना वो होती है रीपोलराइजेशन के बाद, तो उसमें सोडियम सेल के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, उनको बाहर ज्यादा होना चाहिए, और जो पोटेशियम होते हैं वो सेल के बाहर ज्यादा हो जाते हैं, उनको अंदर ज्यादा होना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, इम्पल्स कैन बी कंडक्टेड, तो नहीं, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब ये है कि इम्पल्स कंडक्ट नहीं होगी। और डी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 50 मिलीवोल्ट, नहीं रिफ्रैक्टिव पीरियड में मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस 90 मिलीवोल्ट पे होता है, तो बेटा बी इसका सही आंसर है। 34, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट birds require coordination of many skeletal muscles, which part of their brain has to be well developed। अब देखो ना कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि परिंदे उड़ रहे हैं तो उनके उड़ने में मसल कोऑर्डिनेशन कौन करवाएगा। अब देखें यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको पता है मसल कोऑर्डिनेशन करवाना सेरिबेलम का काम है, तो सेरिबेलम ढूंढ लो कहाँ है, एमिगडाला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, तो सी सेरिबेलम इसका आंसर है। Question 35, which part of brain is actively used by mathematicians trying to formulate a new equation। अब देखो ना ये भी कितना प्यारा सवाल है। मैथमेटिशियन तुम्हें पता है ना, जो मैथमेटिशियन होते हैं वो बड़े ज़हीन लोग होते हैं, और जब वो नया को फार्मूला या इक्वेशन बना रहे होते हैं तो वो अपने हायर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमारी हायर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सेरिब्रम के पास है, तो बी सेरिब्रम इसका आंसर है। 36, a desert mammal faces severe dehydration, एक डेजर्ट मैमल है उसको बड़ी शदीद डिहाइड्रेशन हो गई, ओके, इन अ हॉट सनी डे, विच इंटरनल कंडीशन वो लीड टू सिक्रेशन ऑफ एडीएच। आपको पता है जब हम डिहाइड्रेशन में होते हैं तो हमारी बॉडी एडीएच सिक्रेशन कर रही होती है, वो कह रहा है इनमें से क्या चीज एडीएच को सिक्रेट करवाएगी। ए, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, क्या ब्लड का हाई ऑस्मोटिक प्रेशर करवाएगा। बी, हाई ब्लड प्रेशर। सी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। डी, लो सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ब्लड। अब देखो समझ लो, जब भी डिहाइड्रेशन होगी ना तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से, और जब पानी कम होगा, डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी कम हो रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी जो सॉल्यूट्स है ना वो ज्यादा हो जाएंगे। अब इन ऑप्शन को वर्कअप कर लो। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल ज्यादा होगा। बी, हाई ब्लड प्रेशर लो होगा हाई होने की बजाय।
सी लो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, नहीं अभी हमने बात की हाई होगा, लो तो हो ही नहीं सकता। और लो सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ब्लड, नहीं ब्लड का सॉल्यूट पोटेंशियल लो नहीं होगा। तो बेटा ए हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, which disorder would be diagnosed by a doctor on seeing a patient with thick and dry skin, puffy eyes and low metabolic rate? ठीक हो गया। अब देखो इसको ऑप्शन देखते हैं, ए क्रिएटिनिज्म, बी कुशिंग डिजीज, सी मेगरेडिमा और डी एडिसन डिजीज। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में हो रहा होगा तो आप उसको बोलोगे क्रिएटिनिज्म, और बड़ों में हो रहा होगा तो आप उसको बोलोगे मेगरेडिमा। अब इसने बताया नहीं है हमें कि ये बच्चों की बात कर रहा है बड़ों की बात कर रहा है। चले मैं कहता हूँ जी हम इसको एक मार्जिन दे देते हैं कि इसने बड़ों की बात की होगी, तो हम इसको जो है वो मिक्स एडिमा कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये बच्चों की बात होती तो उसमें क्रिएटिनिज्म का ऑप्शन ए सही होता। और राइट, उसके बाद 38, चूज द वन रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन काम नहीं कर रहा है, पीडीएच बन नहीं रहा है, और जब पीडीएच नहीं बनेगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। ए किडनी स्टोन क्या उससे रिलेट करेंगे? नहीं, किडनी स्टोन तब बनते हैं जब ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा हो। बी हाइपर कैल्सीमिया, क्या ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा? अभी मैंने आपको बताया कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। सी वीकनेस ऑफ मसल, वीकनेस ऑफ मसल, अच्छा रुक जाओ, डी टेटनी। अच्छा टेटनी तो होगी ना, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिक, जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा तो टेटनी करवाता है। तो मैं डी के साथ जाऊंगा, मगर मैं सी में भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, बल डी इसमें ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 39, चूज द मिसमैच्ड पेयर। ए ग्राफिन फॉलिकल एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन बनाना ग्राफिन फॉलिकल का काम नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन बनाना कॉर्पस ल्यूटियम का काम है। तो ये मिसमैच है, पहला ही पेयर मिसमैच है। बी ICSH एंड इंटरस्टिशियल सेल। अब देखो मुझे नहीं पता ये ICSH क्या है, और जब भी एग्जाम में इस तरह के पेपर होते हैं ना, तो इस तरह की चीजें नहीं लिखनी चाहिए या उनकी फुल फॉर्म लिखनी चाहिए। अब ये कोई बहुत मशहूर चीज थोड़ी है, जैसे ईस्ट्रोजन इनहिबिट्स FSH। अब FSH बड़ा मशहूर है, हमें सबको पता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो सी ये सही है। ईस्ट्रोजन इनहिबिट करता है तो ये मिसमैच पेयर नहीं है। LH ओवुलेशन करवाता है, ये भी मिसमैच पेयर नहीं है। तो देखो ए हमें कंफर्म पता है कि मिसमैच है, सी और डी हमें कंफर्म पता है कि मिसमैच नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मिसमैच पूछ रहा है तो ए ही इसका आंसर होगा, और बी भी जो है वो मैच कर रहा होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो हमसे पूछ रहा है जनाब अली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बताया हमारी बॉडी में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होती हैं। ए एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट ड्यूरिंग वुंड हीलिंग। अच्छा ये वुंड होगा, ये वुड इसमें लिखा हुआ है, वुड नहीं होगा, वुंड होगा। तो ए पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। लेबर कॉन्ट्रैक्शन तो मशहूर एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की। मिल्क सीक्रेशन ड्यूरिंग सकलिंग, यानी बच्चा जब अपनी माँ के ब्रेस्ट को, निपल को सकल कर रहा होता है, तो आपको पता है जितनी वो सकलिंग करता जाएगा उतना ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता जाएगा। तो ये क्लासिकल पॉजिटिव फीडबैक है। और डी कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाँ कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो रहा है। ऑलराइट, most of the carbon dioxide in blood is transported as bicarbonate ions. Choose the event not taking place during gas exchange at tissue level. 41 पे हम लोग पहुंच गए। ए फॉर्मेशन ऑफ HHB, अब ये मुझे नहीं पता ये HHB क्या चीज है, आई हैव नो आइडिया, ये ऊपर वाली गलती इन्होंने यहाँ भी की हुई है। बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टिश्यू के लेवल पे नहीं बनता, टिश्यू के लेवल पे बाइकार्बोनेट बनता है, फिर बाइकार्बोनेट ब्लड में जाता है, फिर ब्लड में वो सोडियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, टिश्यू के लेवल पे तो आप ऑक्सीजन देंगे ना, ऑक्सीजन लेंगे थोड़ी, तो ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो डी क्लोराइड शिफ्ट। अब देखो इसमें है कि नहीं हो रहा होगा, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट तो बन सकता है, सी नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है, बताया ना, सी नहीं हो सकता। तो मैं इसमें सी के साथ जाऊंगा। मैं बी में भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, मगर चलो मैं मार्जिन दे देता हूँ, भाई टिश्यू के साथ ही कोई ब्लड वेसल है और वहां सोडियम बाइकार्बोनेट टिश्यू के लेवल पे ही बन गया, तो वो तो बात समझ में आती है, बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो मैं सी के साथ जाऊंगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 42, ऑल आर रिलेटेड टू एक्स एक्सेप्ट। अब आप यहाँ देखो ना, तो ये एक्स इंटरन्यूरॉन है, ठीक है। ए इट पासिस इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, कि इंफॉर्मेशन ब्रेन को पास करता है। कुछ इंटरन्यूरॉन ऐसे होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक ट्रांसफर करते हैं, जिनको हम असेंडिंग ट्रैक्ट्स बोलते हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के। बी इट पासिस इंफॉर्मेशन टू सेंसरी न्यूरॉन। तो देखो बेटा ये जो एक्स है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको देता नहीं है, तो ये इसमें मुझे गलत लग रहा है। सी इट साइनैप्स विद एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन को जब आप देखेंगे ना तो वो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं और उसमें दो एक्सॉन होते हैं, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल। तो ये सेंट्रल जो उसका एक्सॉन होता है उससे साइनेप्स करता है, बिल्कुल सही है। इट इज प्रेजेंट इन ग्रे मैटर, तो हाँ ग्रे मैटर में तो है। तो मुझे बेटा इसमें जो सही लग रहा है ना वो बी सही लग रहा है। ऑलराइट, ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको देता नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन? इनमें से कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन है? ए, रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना लिपिड्स का काम है, फॉस्फोलिपिड्स का, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं तो पोलर चीजों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। प्रिवेंशन ऑफ फ्रीजिंग ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ये भी फॉस्फोलिपिड्स का और कोलेस्ट्रॉल का काम है। सी, मूवमेंट ऑफ आयन इन एंड आउट ऑफ सेल, ये आपको पता है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन ये करते हैं। मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, बेटा वो आप ही हमने पढ़ा था पहला क्वेश्चन में कि वो लिपिड से काम है, प्रोटीन से काम नहीं है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 44 है जनाब, अ लिजर्ड डिटैचेस इट्स टेल व्हेन इट इज अटैक्ड बाय अ प्रेडेटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ऑनेस्टली मैं सवाल में कंफ्यूज हूँ कि जब आप चुकली को, आपको पता है ना, आप उस पर अटैक वटैक करते हैं तो बाद उसकी दुम टूट के अलग हो जाती है और वो चुकली भाग जाती है। अब देखो ऑटोफेगी में तो सेल अपने किसी कंपोनेंट को खा लेता है, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम से डाइजेस्ट करवा दिया, तो ऑटोफेगी तो डेफिनेटली नहीं होगा। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी ये डेफिनेटली नहीं हो सकती। तो दो ऑप्शन तो हमने वर्कअप कर लिए, ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। बी ऑटोलाइसिस है और सी फेगोसाइटोसिस। अब मुझे नहीं पता कि वो जो दुम को उसके अलग करते हैं उन सेल्स को किस तरीके से वो तोड़ के उसको अलग करती है, मुझे इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं है। ऑटोलाइसिस में तो सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फेगोसाइटोसिस में, वैसे मैं इसमें जो ज्यादा जाऊंगा ना वो फेगोसाइटोसिस में जाऊंगा, क्योंकि ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस का ज्यादा जो ताल्लुक है ना वो सेल के साथ है। फेगोसाइटोसिस आप सेल से बाहर भी कर सकते हैं, तो मैं इसमें सी के साथ जाऊंगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, चूज द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको याद है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट 8 to 11 नैनोमीटर डायमीटर में होती हैं। अच्छा, इसमें 8 to 11 नैनोमीटर तो है ही नहीं, मगर 8 to 10 है, ठीक हो गया बिल्कुल। और उनकी जो कंपोजिशन होती है उसमें वाइमिंटिन होता है, ट्यूबुलिन नहीं होता, और ये मसल कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं करवाते, ये तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो इन सारे ऑप्शन को मैं ध्यान में रखूंगा, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Alright, question number 46. Nucleoproteins are involved in A, cell to cell recognition, नहीं, ये लिपिड्स का, ग्लाइकोलिपिड्स के, ग्लाइकोप्रोटीन्स के काम है। B, passing of heredity information to next generation, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। C, ensuring fast speed of nerve impulse, नहीं, वो माइलिन काम है, वो फैट की बनी होती है। एंड एक्टिंग एज अ सेल सरफेस मार्कर, वो भी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम है। ये सब बेटा B इसका आंसर मुझे सही लग रहा है। 47. If reproductive cycle of a female starts on 10th of July, the ovulation is most likely to occur on, अब देखो ये बड़ा आसान है, 14 डेज ऐड कर दो, जिस दिन साइकिल शुरू हुई है ना उसमें 14 डेज ऐड कर दो, तो जब इसमें 14 डेज ऐड करोगे तो 10 जुलाई में तो 24 जुलाई, सी इसका आंसर होगा। Alright, which of the following would be produced as a result of reduction division during gametogenesis? Secondary gametocyte, secondary oocyte, secondary spermatocyte, ये रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ओगोनियम, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte, डी आंसर है इसका। अच्छा, what will be the probability of purple and terminal flower in pea plant in F2 generation if we cross true breeding purple axial flower plant with white terminal flower plant? अब ये क्लासिकल क्लॉस है, अगर आप ये लिखेंगे ना तो ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। बी इसका आंसर होगा, 3/16। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जब येलो राउंड को ग्रीन रिंगल से क्रॉस करते हो ना, तो उसमें येलो रिंगल मिलने की चांस कितना हो, ये इसी तरह की बात है। तो 3/16 इसका आंसर है। मैं पूरा क्रॉस वर्क करके आपको दिखा नहीं सकता, अगर दिखा देता और अच्छा हो जाता, पर आप क्रॉस करेंगे इंटरनेट पे बने बनाए क्रॉस आपको मिल जाएंगे। तो 3/16 बी इसका आंसर होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 50. A carrier female for hemophilia is married to an affected male. What would be the probable percentage of their sons to be affected? देखो, जो माएँ हैं ना वो अपने बेटों को एक्स क्रोमोसोम देती हैं, बाप उनको वाई क्रोमोसोम देते हैं, तो कैरियर ना, तो प्रोबेबिलिटी 50% की हो जाएगी, तो बी 50% इसका आंसर है। और देखो बेटों का पूछ रहा है, ऑफस्प्रिंग का नहीं पूछ रहा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक हो गया। इट्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील, तो भाई मल्टीपल अलील की एग्जांपल है। ए एंड बी आर कोडोमिनेंट, बिल्कुल सही है, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो कोडोमिनेंट होता है। इट डजंट कोड फॉर एनी एंटीजन, ये गलत है, ये एंटीजन ही तो है जिससे पूरा सिस्टम चल रहा है। एंड इट ओबेज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल ये मेंडल्स की लॉ को ओबे करता है, इसलिए हम इसकी मेंडेलियन रेशियोज की तरह क्रॉसिंग करते हैं। 52.
तो इसका जो आंसर है, जो एक्सेप्ट वाला है, नॉट रिलेटेड वाला, वो सी हो जाएगा 51 का। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पैटर्न बाल्डनेस। अब पैटर्न बाल्डनेस होती है गंजपन, जिसको कहते हैं ना, मर्दों में जो गंजपन होती है कि वो आगे से गंजे हो जाते हैं, पीछे से उनके बाल रह जाते हैं, उसकी बात हो रही है। अब ये आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट इट्स अ सेक्स लिंक ट्रेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बाकी ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज ही होते रहेंगे। तो जिसने पढ़ा था वो सॉल्व कर लेगा, इतने नहीं पढ़ा वो नहीं कर सकेगा। तो ए इसका आंसर होगा। 53, you must have often heard about the hamstring injury of players। बिल्कुल हमने सुना है, बड़ी कॉमन इंजरी है। Which of the following is correct about hamstring muscle? ठीक है, hamstring muscle बारे में क्या करेक्ट है? A, it is an extensor muscle। नहीं, याद कर लें, hamstring flexor muscle होते हैं। B, its insertion is on tibia। ये बिल्कुल सही है, ये टिबिया के मीडियल कैंटाइल एक चीज होती है, उस पर अटैच होते हैं जाके। C, originate from pelvic girdle and top of the femur। अगर फीमर निकाल देते तो ये आंसर सही हो सकता था, बट फीमर ने इसको गलत कर दिया है। ओरिजिनेट फ्रॉम इलियम एंड फीमर, तो फीमर की बात आ गई तो फिर गलत हो गया। ये बेसिकली इशियम से ओरिजिनेट करता है और टिबिया पे जाके इंसर्ट हो जाता है, फीमर से इसकी अटैचमेंट है ही नहीं। तो बेटा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 54, चूज द करेक्ट फॉर मसल इन रिलैक्स पोजीशन। यानी मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, रिलैक्स है, तो उनमें से क्या ठीक होगा? ए, एक्सपोज बाइंडिंग साइड्स ऑन एक्टिन। नहीं, बाइंडिंग साइड एक्सपोज नहीं होंगे, अगर एक्सपोज होती तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती ना। ब्रॉड आई जोन इन सार्कोमेर, हाँ ये तो होगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा ना। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आई जोन सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है। सी, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे इसके अंदर? नहीं, क्रॉस ब्रिज तो कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं। और डी, कैल्शियम रिलीज इन साइटोसोल। कैल्शियम तभी रिलीज होता है जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो। तो इसमें जो आंसर सही है ना, वो बी सही है। लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। चिल्ड्रन ऑफ अ मेसन डू नॉट इनहेरिट स्ट्रॉन्ग मसल डेवलप्ड बाय फादर ड्यू टू हार्ड लेबर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, अब तुम्हें याद है ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये उसकी तरफ जा रही है बात। ए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नहीं। बी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, नहीं। सी, नॉट इनहेरिटिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। डी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो बेटा ये इनहेरिटेंस की बात हो रही है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा ये मैंने आपके साथ पूरा पेपर सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर किसी सवाल के जवाब पे आपको डाउट है तो कमेंट में जाकर उसके बारे में बात करो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो ताकि सबको फायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखो, और जो भी ये कह रहा है ना टेस्ट अच्छा नहीं था, उसकी बातों पे ध्यान ना दो, ठीक है? अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।